आज का ये वीडियो देखते देखते हो सकता है आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो किसी भी इंसान को अंदर तक हिला देने की ताकत रखती है। अगर आपको जिंदगी में कुछ उखाड़ना है तो आज का ये वीडियो गलती से भी मिस मत कर देना। 1891 में यह वो साल था जिस साल भारत भूमि पर एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिसने जीवन भर लाचारी सहने के बाद दूसरे लाचार लोगों को लाचारी से दूर किया। बचपन से ही ये लड़का बहुत तेजस्वी और बुद्धिमान था। पिता जब आर्मी से रिटायर हुए तब उनके कुल 14 बच्चे थे, लेकिन यह बच्चा उन सब में सबसे होशियार था। बच्चे की इसी चमक को देखते हुए इतने सारे बच्चे होने के बावजूद पिता ने इसे एक अच्छा एजुकेशन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चा 5 साल का हुआ तो कई चुनौतियों का सामना करने के बाद स्कूल में दाखिला मिला। अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आया होगा कि स्कूल में दाखिला मिलने में ऐसी कौन सी चुनौती आन पड़ी। चिंता मत कीजिए, इन सवालों को उठने दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको पता चल ही जाएगा। इनकी जीवन गाथा सुनकर आपकी आंखें जरूर भर आएंगी। बच्चे ने अभी स्कूल जाना शुरू ही किया था कि उसकी माँ का देहांत हो गया। उसके बाद उसकी चाची ने उसको संभाला। पिता अपने सारे बच्चों को रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाया करते। भारत की संस्कृति और विविधता का पाठ वो अपने बच्चों को पढ़ाते, बाकी बच्चों से अलग। ये बच्चा बड़ा ही मन लगाकर इसे सुनता। जब इसने स्कूल जाना शुरू किया तो वहाँ इसे दुनिया की अलग ही छवि देखने को मिली। सारे बच्चे कक्षा में बैठकर पढ़ रहे थे तो वहीं इसे कक्षा से बाहर बिठाया जाता। यह तो कुछ भी नहीं, जब पानी पीने की बारी आती तब इसे हाथ में गिलास लेकर पानी पीने पर भी मनाही थी। स्कूल का चपरासी दूर से ही पानी बच्चे के हाथ में गिराता था। बच्चा अपने हाथ से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता था। मगर जिस दिन चपरासी स्कूल में नहीं आता था तब बच्चे को पूरा दिन बिना पानी पिए प्यासा रहना पड़ता था। लेकिन यह पानी की प्यास उसकी पढ़ाई की भूख के सामने कुछ भी नहीं थी। बच्चे ने खुद के साथ हो रहे ऐसे दुर्जन व्यवहार का असर अपनी पढ़ाई पे कभी नहीं होने दिया। रिटायर होने के बाद बच्चे के पिता दूसरे गाँव में कैशियर का काम करते थे। स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां लगी थी। छुट्टियां मनाने के लिए यह बच्चा अपने बड़े भाई के साथ ट्रेन में बैठा और उस गांव में पहुंच गया जहां उसके पिता काम करते थे। स्टेशन पर काफी वक्त हो गया था पर उनके पिता उन्हें लेने अभी तक नहीं आए थे। दोनों भाइयों ने बेहद साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। काफी देर एक ही जगह बैठा देख स्टेशन मास्टर उनके पास आया और पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जाना है? छोटे बच्चे ने बिना सोचे समझे बोल दिया कि हम महार हैं। स्टेशन मास्टर झट से खड़ा हुआ और उनसे दूर भागने लगा। बच्चा यही सोच रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उन्हें लेने उनके पिता नहीं आ पाए तो दोनों भाइयों ने खुद पिता के पास जाने का सोचा। स्टेशन के बाहर निकले तो वहाँ तांगे वाला खड़ा था, लेकिन स्टेशन पे उस तांगे वाले ने सुन लिया था कि ये दोनों बच्चे महार हैं, इसलिए तांगे वाले ने बच्चों को मना कर दिया। बच्चों ने जब 2 गुना पैसा देने की बात कही तब जाकर तांगे वाला माना, लेकिन इसमें भी एक शर्त थी, तांगा वो नहीं चलाएगा, वो बच्चे ही चलाएंगे। दोनों भाइयों ने खुद तांगा चलाया। तांगे वाला चल के उनके पीछे आ रहा था। बच्चों को उनकी मंजिल तक छोड़कर उसने तांगे को पहले धोया और बाद में उस पर चढ़कर तांगा चलाया। बच्चा अब गहरी सोच में डूब गया था कि ना तो उनके कपड़े खराब हैं, ना ही उन्होंने कोई बदतमीजी की, फिर लोग आखिर उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब उसे थोड़ी पता था कि उस समय वो जिस महार जाति से बिलोंग करता था उसे तुच्छ माना जाता था। इस जाति के लोगों को टच करने से पाप मिलता है, ऐसे मनगढ़ंत लोगों के विचार थे। गाँव में जब वो बाल कटवाने जाता तो महार जाति का हवाला देते हुए उसके बाल काटने से सब इनकार कर देते थे। मजबूरी में घर पे ही उसकी बहन उसके बाल काटती थी। बच्चे ने इस तरह से हो रहे दुर्व्यवहार का कारण अपनी बहन से पूछा तो बहन ने जवाब में यह बताया कि यह परंपरा सालों से चलती आ रही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। बच्चे ने मन ही मन सोचा कि इसमें तो कोई तथ्य ही नहीं है। एक जात से बिलोंग करने पर कोई तुच्छ कैसे हो सकता है? इसे बदलने की जरूरत है। इतनी कम उम्र में भी कुछ ऐसे थे उस अद्भुत बालक के अद्भुत विचार। माँ के मरने के बाद सारी जिम्मेदारियां पिता के कंधों पे आने के कारण वो अपना काम और परिवार एक साथ नहीं संभाल पा रहे थे, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी करने की बात अपने बच्चों को बताई। उस छोटे बच्चे को बहुत दुख हुआ क्योंकि वो अभी भी अपनी माँ को याद करता था। उसे लगने लगा कि अब यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, इसलिए उसने बॉम्बे जाने का सोचा, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी चाची की थैली से पैसे चुराने का सोचा, लेकिन उस थैली में एक सिक्के के सिवाय कुछ भी नहीं था। बच्चे को बहुत बुरा लगा। समाज का दुर्व्यवहार झेलते हुए उसने स्कूल में अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से जारी रखी। उसकी पढ़ाई की मेहनत रंग लाई और उसे इंडिया के सबसे अच्छे स्कूल्स में से एक अल्फिंस्टोन हाई स्कूल में दाखिला मिल गया। बच्चे की पढ़ाई के लिए पिता पूरे परिवार के साथ बॉम्बे चले आए। बच्चे को लगने लगा कि अब तो वो बड़े शहर में आ चुका है, यहाँ उसके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं होगा, लेकिन वो गलत था। यहाँ तो उसके साथ और भी ज्यादा बदसलूकी हो रही थी। एक बार मैथ्स के टीचर ने उसे ब्लैक बोर्ड पर एक मैथ्स के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बुलाया। उसी वक्त बच्चे शोर मचाने लगे और बोलने लगे कि इसे ब्लैक बोर्ड के पास मत जाने दो। पता है क्यों? क्योंकि उस ब्लैक बोर्ड के पास सारे बच्चों के टिफिन रखे हुए थे जिनमें उनका खाना था। उन्हें लगता था कि अगर यह बच्चा उनके टिफिन के पास जाएगा तो उनका खाना दूषित हो जाएगा। सच बता रहा हूँ, आज मैं जब इन बातों को सुनता हूँ ना तो मेरा सर चकराने लगता है। पता नहीं उस बच्चे ने सिर्फ अपनी पढ़ाई के खातिर कितना कुछ सहा
होगा। इतना कुछ सहन करने के बावजूद उसने 17 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पास की और उसी साल उसकी शादी भी कर दी गई, क्योंकि उस समय कम उम्र में ही शादी करने की प्रथा थी। शादी के बाद भी उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1912 में उसने बीए में ग्रेजुएशन पूरा किया और सिविल सेवा ज्वाइन कर ली। लेकिन ज्वाइन करने के 2 हफ्ते बाद ही उसे बॉम्बे में अपने पिता के पास जाना पड़ा, क्योंकि वो बहुत बीमार थे और कुछ ही दिनों बाद उनका देहांत हो गया। लेकिन दुनिया को अलविदा कहने से पहले उन्होंने जो अपने बेटे के लिए किया, उसी की वजह से तो आगे जाकर बेटे ने इतिहास रच दिया। बड़ौदा के महाराजा ने उस वक्त एक स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को यूके और अमेरिका में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते थे। इस स्कीम में इसका भी चयन हुआ। ये लड़का न्यूयॉर्क की वर्ल्ड फेमस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए अमेरिका चला गया। वो वहाँ रोज 18 घंटे पढ़ाई करता। उसे वहाँ कोई भी तंग करने वाला नहीं था। उसे फ्रीली हवा में उड़ने जैसा महसूस हो रहा था, क्योंकि अमेरिका में न तो कोई जाति के बारे में पूछने वाला था और न ही भेदभाव करने वाला। उसने बस 2 सालों में ही अपना एमए और उसके बाद पीएचडी भी कंप्लीट कर ली। उसके बाद वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को ज्वाइन करने के लिए इंग्लैंड पहुंच गया। लेकिन स्कॉलरशिप बीच में ही खत्म हो गई और पढ़ाई को बीच में छोड़कर उसे वापस इंडिया आना पड़ा। इतने साल बाहर फ्रीली होने के कारण उसे इंडिया में कदम रखते ही दम घुटने जैसा महसूस होने लगा, क्योंकि जब उसने बड़ौदा में सिविल सेवा ज्वाइन की तो लोग इतना पढ़ा लिखा आदमी होने के बावजूद भी उसे तुच्छ ही मानते थे। यहाँ तक कि उसे कोई पानी के लिए भी नहीं पूछता था। इससे तंग आकर वो बॉम्बे चला गया और एक बिजनेस शुरू किया, लेकिन वो नहीं चला। 1918 में उसने लेक्चरर की नौकरी ज्वाइन की। जैसा कि वो बचपन से ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, उसी तरह वो एक बहुत ही जबरदस्त टीचर भी था। वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था। इसी बीच उसने दलित लोगों के हितों के लिए लड़ना शुरू किया। वो दलित लोगों के पास जाता और उन्हें उनके हक की लड़ाई के लिए प्रेरित करता। धीरे धीरे दलित लोगों ने अपने न्याय के खातिर उसके साथ आना शुरू कर दिया। 1920 में अपने मित्रों की सहायता से अपनी बीच में छूटी पढ़ाई को पूरा करने के लिए वो फिर से लंदन चला गया और 1923 में इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी कर भारत लौटा। उसने बैरिस्टर इन लॉ की पढ़ाई भी पूरी की। उसने न्याय को बारीकी से पढ़ा। जब वो भारत लौटा तो उसने दलितों पर हो रहे अन्याय के खातिर लड़ना पहले से भी ज्यादा तेज कर दिया। दलितों की मांगों को लेकर वो आगे बढ़ता चला गया। दलितों की मांगों के साथ ही वो देश की आजादी की लड़ाई में भी हाथ बटाने लगा। उसने कभी भी किसी के साथ हो रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया। इसीलिए तो जब देश आजाद हुआ तो उसने सभी के हितों को ध्यान में रखकर दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान देश की जनता को समर्पित किया और इतिहास रच डाला। देश को आजादी दिलाने और दलितों को उनके सम्मान के मुकाम तक पहुंचाने के बावजूद उसे अपने बचपन में हुए दुर्व्यवहार की यादें आज भी ताजा थी। इसलिए उसने मरने से पहले एक ऐसे धर्म को स्वीकार करने की चाह रखी जिसमें हर किसी के साथ समान व्यवहार हो, हर किसी के विचारों का सम्मान हो और किसी के साथ भी अन्याय ना होता हो। उसने कई धर्मों का अध्ययन किया और फाइनली 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके बाद से ही उनकी हेल्थ बिगड़ती चली गई और 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, ये थी खुद दुखों को सहकर दूसरों को दुख की घड़ियों से बाहर निकालने वाले भारत माता के सपूत भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की महान चरित्र गाथा। आज 140 करोड़ की विविधता से भरी जनसंख्या इस देश में सम्मान के साथ समानता से जीवन व्यतीत कर रही है। यह बाबा साहेब द्वारा लिखे गए दुनिया के सबसे बड़े संविधान की बदौलत ही है। अंग्रेजों के घर में जाकर पढ़ाई करके उन्हीं को अपने देश से बाहर फेंकने में अपना बहुत बड़ा योगदान देने वाले इस महामानव को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम।